नमस्ते, मैं छाया श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल कहानियों का कारवां में स्वागत करती हूँ। मैं कहानियाँ सुनाती हूँ, कुछ अपनी लिखी कहानियाँ, कुछ हवाओं में तैरती कहानियाँ। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं छाया श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत अपने चैनल कहानियों के कारवां में करती हूँ। भारत एक खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अंग्रेजी में लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। नेहरू जी ने 1944 में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अहमदनगर के किले में अपने कारावास के दिनों में इसे लिखा था। सन 1946 में यह पुस्तक रूप में प्रकाशित हुई। तो आज मैं आपको भारत की खोज का दूसरा भाग सुनाने जा रही हूँ। इसके पहले भाग का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सुनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक भारत की खोज का दूसरा भाग। ये भारत आखिर है क्या? बचपन से ही मेरे हृदय में भारत ही भारत रहा है। मैं लगातार उसे जानने, समझने और अपने बचपन में वापस जाकर याद करने की कोशिश करता रहा हूँ। मेरे लिए अनुभवों ने उसे किस रूप में सजाया था और मेरे मन ने इस अनुभव का एक धुंधला रूप धारण कर लिया था। ये भारत है क्या? अतीत में ये किस विशेष बात का नेतृत्व करता था? क्या उसने अपनी पुरानी शक्तियों को खो दिया है? आज संसार में उसका सामंजस्य किस रूप में है? क्या विशाल जनसंख्या के अलावा उसके पास ऐसी कोई अद्भुत शक्ति है जिसे जानदार कहा जा सकता है? मैंने भारत को एक बाहरी आलोचक की नजर से परखना शुरू किया, ऐसी आलोचक की दृष्टि से जिसे कि वर्तमान के साथ ही साथ अतीत के अधिकांशतः अवशेष नापसंद थे, जबकि भारत मेरे खून में, मेरे कण कण में हमेशा से रचा बसा रहा है। मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था, इसलिए मैं उसे किसी पश्चिमी मित्र की भांति ही देख रहा था। मेरे हृदय में कोई संदेह जन्म ले रहे थे। क्या वास्तव में मैंने भारत को जान लिया था? फिर मैं क्यों अतीत की विरासत के बाद महत्वपूर्ण हिस्से को खारिज करने की हिम्मत कर रहा हूं, जबकि वह महत्वपूर्ण हिस्सा बहुत जीवंत और टिकाऊ है? आखिर भारत के पास वह विशेष तत्व क्या है जिसके कारण उसका अस्तित्व आज भी कायम है? मैं एक बार सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर बैठा हुआ था। वहां मैंने प्राचीन नगर के घर और गलियों को बिखरे देखा कि सभ्यता 5000 वर्ष पहले की बताई जाती है। ये देखकर आश्चर्य होता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इतने वर्षों तक निरंतर कैसे अक्षुण्ण बनी रह सकती है। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट का संपर्क रहा। उसका सांस्कृतिक आधार इतना शक्तिशाली था कि वह हिला नहीं, डगमगाया नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? मेरे मस्तिष्क पर भारत के इतिहास और उसकी विशाल प्राचीन साहित्य ने एक गहरा प्रभाव डाला। मैंने चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया के अनेकों बाहरी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैंने हिमालय पर्वत का भी भ्रमण किया, जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ करीबी संबंध है। पहाड़ों से मुझे विशेष लगाव था। यहाँ से बहने वाली नदियां मुझे आकर्षित करती थी। इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम पड़ा इंडिया और हिंदुस्तान, और जिसे पार करके वर्षों से यहाँ पर जातियां, कबीले, काफिले तथा फौजें आई। इन्हीं नदियों के आसपास काफी लंबा इतिहास बिखरा पड़ा था। ब्रह्मपुत्र नदी, जो प्राचीन कहानियों में आज भी जिंदा है, उत्तर पूर्व पहाड़ियों में पड़ी दरारों में अपना रास्ता बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। यमुना नदी के संबंध में भी अनेक पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन गंगा नदी की महानता सबसे बढ़कर है।
प्राचीन काल से आधुनिक युग तक इसके संबंध में हजारों गाथाएं हैं जो हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति को दर्शाती हैं। मैं आगरा और दिल्ली जैसे कई पुराने शहरों में गया, जहां का प्रत्येक पत्थर भारत की अतीत की कहानी कह रहा था। मैंने कई पुराने स्मारकों, भग्नावशेषों और पुरानी मूर्तियों तथा अजंता एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं तथा भित्ति चित्रों आदि को भी देखा। मैं अपने शहर इलाहाबाद और फिर हरिद्वार भी गया, जहां आज भी सैकड़ों और हजारों वर्षों से लोग महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में आते हैं। मुझे हैरानी होती है कि वे कौन सी प्रबल आस्था है जिसके कारण यहाँ गंगा स्नान करने देश विदेश से लोग आते हैं। मुझे लगभग 1300 साल पहले चीनी तथा अन्य यात्रियों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णन की याद आ जाती है, क्योंकि ये पर्व उस समय भी पुराने पड़ चुके थे और अतीत के काल में गुम हो गए थे। वह कौन सी जीवन दायिनी शक्ति है जो उन्हें अपनी ओर सदा खींचती रही है। अपनी कई यात्राओं और भ्रमणों के बाद भारत के प्रति मेरी दृष्टि में कुछ बदलाव आया। मैंने देखा कि कैसे हमारे पूर्वज हंसते, रोते और प्रेम से दुख दर्द सहते हुए जीवन जीते थे। उन्हें जिंदगी की वास्तविक जानकारी थी। मैं जहां भी जाता था, उस स्थान विशेष से संबंधित चित्र मेरे नेत्रों के सामने उपस्थित हो आता था। मैंने सम्राट अशोक के शिलालेखों और महात्मा बुद्ध के उपदेशों आदि के माध्यम से भी अतीत की काफी जानकारियां प्राप्त की। फतेहपुर सीकरी में बैठा अकबर अपने विभिन्न मतों के विद्वानों से विचार विमर्श कर रहा था। अकबर जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा था। भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ावों के और विजय पराजयों के साथ धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी, जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उन पर गहरा प्रभाव डाला था। इस 5000 वर्ष की सांस्कृतिक परंपरा में मुझे कुछ अलौकिकता दिखाई देती है। भारत के शक्ति बोध और सौंदर्य बोध के स्रोतों और उसके विनाश तथा पतन के कारणों की तलाश बहुत गहरी, लंबी और उलझी हुई है, लेकिन उसके पतन की ताजा कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि किस तरह भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप, जो कि काफी समय से पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। यूरोप के इस तकनीकी प्रगति के पीछे विज्ञान की चेतना और हौसलामंद लोगों की शक्ति और मानसिकता थी। नई तकनीकों के कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों का सैनिक बल बढ़ा और उनके लिए पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया। ये सिर्फ भारत ही नहीं, अपितु समस्त एशिया की कहानी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्राचीन काल में भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी नहीं थी, लेकिन बाद में इसमें गिरावट आई। रचनात्मक प्रवृत्ति का स्थान अनुकरण की प्रवृत्ति ने ले लिया। भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकारी वाली ध्यान से की गई नक्काशी ने लेना शुरू कर दिया। सरल, सजीव और समृद्ध भाषा का स्थान अलंकृत और कठिन साहित्य शैली ने ले लिया। साहसिक कार्यों की इच्छा कम हो गई और उसके स्थान पर लोगों में संकुचित विचारधारा वाली रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया। सोचने, समझने और निर्णय करने की शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई और वे अतीत की अंधी दौड़ में शामिल हो गया। अतीत के विकट भार ने उसे कुचल डाला। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस विकट परिस्थिति में भारत का ह्रास होने लगा। वह विचार शून्य तथा स्थिर हो गया, जबकि संसार के बाकी हिस्सों में लगातार प्रगति और उन्नति होती गई। लेकिन यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। एक युग का अंत और उसके ध्वंसावशेषों पर किसी नई चीज का निर्माण होता है। भारत में भी निरंतरता बनी रही और समय समय पर पुनर्जागरण के प्रयास किए गए। नए और पुराने के बीच सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास निरंतर दिखाई पड़ते हैं। इसी ज्वलंत इच्छा ने उन लोगों को वह शक्ति और बल दिया जिससे वे भारत की पुरानी संस्कृति को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों और जीवन शैली को अपना सकें। भारत के वास्तविक रूप की तलाश आरंभ हुई।
पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और बीती सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझ में भारत को समझने की इच्छा तो पैदा की, लेकिन मुझे इतने ज्ञान भर से संतुष्टि नहीं हुई। भारतीय मध्यम वर्ग स्वयं उन्नति और विकास करना चाहता था, लेकिन अंग्रेजी शासन में ऐसा ना कर पाने के कारण विद्रोह की चेतना पैदा हुई। नई ताकतों ने सिर उठाया। जो अपने अस्तित्व को भूल गए थे, उनके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी। ग्रामीण समुदाय के लोगों ने भी विकास के लिए प्रयास किए। इससे हमारे भीतर समझ और द्वंद्व दोनों ने ही जन्म लिया। जो लोग पहले से ही इस समुदाय से परिचित थे, उन्हें कोई विशेष प्रभावशाली अनुभव नहीं हुए, लेकिन मेरे लिए ये सच्चे अर्थों में भारत को जानने की, तलाश करने की एक नई राह थी। मुझे अपने लोगों की असफलताओं और कमजोरियों की पीड़ा का एहसास था, परंतु भारत की ग्रामीण जनता के अनोखेपन ने मुझे लगातार आकर्षित किया। उनके भीतर कुछ विशेष ही था जो मध्यम वर्ग में उपस्थित नहीं था। मैं साधारण जनमानस की विचारधारा को वास्तविकता से परे नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं उनकी अधिकांश संख्या के बावजूद उनके बारे में अनिश्चित समुदायों के नहीं, व्यक्तियों के रूप में भी सोचने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मैंने उनसे बहुत आशाएं नहीं रखी, इसलिए मुझे निराश भी नहीं होना पड़ा। अतएव मैंने उनसे जितनी भी उम्मीदें की थी, उससे कहीं अधिक ही पाया। भारत के लोगों में कई विविधताओं के साथ साथ अपना एक वास्तविक अस्तित्व है। साथ ही उनमें जो एक प्रकार की दृढ़ता और अंतःशक्ति है, उसका आधार भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे उन्होंने अब भी बचाए रखा है। मैंने संकीर्ण विचारधारा वाले किसानों को इस महान देश के बारे में बताया कि कैसे इसका हर एक हिस्सा दूसरे से अलग होते हुए भी भारत से जुड़ा हुआ है, कैसे इसका नाम भारत रखा गया। मैंने उन्हें भारत के सभी सामान्य किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। सभी किसानों की समस्याएं लगभग एक जैसी थी। गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान कर तथा पुलिस के अत्याचार, जिसे हम पर विदेशी शासन ने थोप रखा था। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि सभी लोग भारत देश को अखंड मानकर उसके बारे में सोचे। ये करना इतना आसान नहीं था, लेकिन इतना कठिन भी नहीं था जैसा कि मैंने सोचा था। इन लोगों में से काफी लोगों को प्राचीन महाकाव्यों, पुराण गाथाओं तथा दंत कथाओं की जानकारी थी, और कुछ ने तो भारत के चारों धामों में स्थित धार्मिक तीर्थ स्थलों की यात्रा भी की थी। इससे वे अपने देश की अवधारणा से परिचित हो गए थे। जब मैं भारत माता की जय के नारे सुनता तो उनसे प्रश्न पूछता, ये जय किसकी है? तब सब एक दूसरे की तरफ देखते। एक मोटा तगड़ा जाट जवाब में कहता कि ये भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। मैं फिर प्रश्न करता, कौन सी मिट्टी? उनके अपने गांव, जिले, राज्य या संपूर्ण भारत की मिट्टी? फिर वे जवाब देते कि भारत उनके लिए सब कुछ है। भारत माता में मूल रूप से यहाँ के लाखों करोड़ों लोग हैं, और उसकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय, जो इस विशाल धरती के चारों ओर फैले हुए हैं। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो। जैसे जैसे ये बात उनके दिमाग में बैठती गई, उनकी आंखों में एक नया उत्साह पैदा हो गया, जैसे कि उन्होंने कोई अद्भुत खोज कर ली हो। भारत का प्रत्येक व्यक्ति इस बात को प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है कि इसकी विविधता कितनी आश्चर्यजनक है। ये प्रकट है तथा वह सतह पर दिखाई पड़ती है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों के चेहरों, शरीर गठन में, खाने पीने और पहनावे में तथा भाषा में पर्याप्त अंतर है। इन सब अनेकों भिन्नताओं के बावजूद सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफगानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्ष से जुड़े रहे हैं। पुराने तुर्क और अन्य जातियां जो अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया में बसी थी, इस्लाम धर्म के भारत आने से पहले बौद्ध थी और उसके पहले वैदिक समय में हिंदू थी। भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को अपनी अलग अलग विशेषता है, लेकिन सब पर भारतीयता की गहरी छाप है। बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत
और हिंदुस्तानी भाषा भाषी लोगों में बसा हुआ विशाल मध्य भाग सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी एक विशेष पहचान बनाए रहा। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत में भी अपने आप में एक दुनिया थी, एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसने अनेक बातों को नया रूप दिया था। कई विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में समा गए। सभ्यता की शुरुआत से ही भारतीय मानस में एकता के सपनों ने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। यहाँ की संस्कृति में विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया गया। साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं, प्रोत्साहन भी दिया गया। भारत की एकता और घनिष्ठता की जानकारी इस बात से ही मिलती है कि प्रत्येक भारतवासी इसके किसी भी हिस्से में अपने घर के अपनेपन की अनुभूति करता था, जबकि अन्य देश में जाने पर ऐसी अनुभूति नहीं होती। राष्ट्रीयतावाद के विकसित होने के बावजूद भी विदेशों में भारतीय एकजुट होकर रहते हैं, चाहे उनमें आंतरिक मतभेद ही क्यों ना हो। एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए उसे हिंदुस्तानी ही माना जाता है। इसी प्रकार किसी भी हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की, अरब, ईरान या किसी भी अन्य देश में जहां इस्लाम धर्म का आधिपत्य हो, हिंदुस्तानी ही माना जाता है। मेरे विचार से भारत के प्रत्येक मनुष्य के मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग छवि है। प्रत्येक की सोच अलग है। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में दूर दूर तक फैले मैदानों, गांव, साथ ही यहाँ होने वाली जादुई बरसात, मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य और ठंड की चादर से लिपटे खैबर पास के बारे में, गर्मी की तपती धूप तथा भारत के लोगों के बारे में, हिमालय पर्वत, बसंत ऋतु में खिले फूलों, कश्मीर की पहाड़ी घाटियों, कल कल खल खल करते बहते झरनों के बारे एक अद्भुत तस्वीर उभर आती है। सभी अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं और उसे संभाल कर रखते हैं। वर्तमान समय में भारतीय जनता का जीवन गतिशील है। मैंने उनके गतिशील जीवन नाटक को देखा है। मैं उसमें प्रायः उन सूत्रों को ढूंढ लेता हूं जिनसे लोगों का जीवन अतीत में बंधा हुआ है, जबकि उनकी आंखें निरंतर भविष्य पर टिकी हुई थी। मुझे हर जगह एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर गहरा प्रभाव था। लोक प्रचलित अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य, रामायण, महाभारत तथा अन्य ग्रंथ भी लोगों के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। पूरी तरह अनपढ़ और अशिक्षित लोग भी इस पृष्ठभूमि में बराबर के भागीदार थे। अनपढ़ ग्रामीणों को भी सैकड़ों पद याद थे जिन्हें वे अपनी बातचीत के दौरान लगातार प्रयोग करते थे। रोजमर्रा की जिंदगी की सीधी सादी बातचीत को ये देहाती लोग इस तरह का साहित्यिक मोड़ देते थे कि मुझे बहुत आश्चर्य होता था। उनके मन में इतिहास की विभिन्न तस्वीरों का भंडार था। मुझे उनके संवेदनशील चेहरे, मजबूत देह तथा महिलाओं में लावण्य, नम्रता, गरिमा और संतुलन की अद्भुत तालमेल को देखकर हैरानी होती थी कि तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिनसे भारत युगों तक गुजरता रहा, आखिर ये अलौकिक सौंदर्य कैसे टिका और बना रहा। चारों तरफ गरीबी और उससे फैली अनगिनत कठिनाइयां थीं। असुरक्षा, भ्रष्टाचार और निरंतर अभावों की स्थिति बनी हुई थी। ये सब देखने में भी सुखद नहीं था, लेकिन यही भारत की असलियत थी। और साथ ही एक प्रकार की नम्रता और भलमन साहस थी जो हजारों वर्षों से एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में हमें मिली थी, जिसके कारण कोई बाहरी ताकत हमारे अस्तित्व को मिटा नहीं सकती थी। हम में से किसी भी दुर्भाग्य को स्वीकारने की शक्ति प्रबल थी। धन्यवाद। भारत की खोज का अगला भाग अगली मुलाकात में सुनेंगे। नमस्ते।